सो हेलो एवरीवन, अ गर्ल लाइक मी के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 5 की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर का आदमी प्राइम मिनिस्टर के पास जाके कहता है कि मैंने रोंगशा के घर में एक आदमी देखा जो कि मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो मुझे देख के कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो मुझे जानता नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ वांग्यू जो है प्लेट्स लेने गई हुई होती है, तो वहीं पे बांगेंग पहुंच जाता है और वांग्यू को समझाने लगता है कि किस तरह से हमें चेक करना चाहिए कि प्लेट सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ये दोनों जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो जो दुकानदार होता है वो कहता है कि क्या आप लोगों की शादी होने वाली है क्या, जिसे सुन के बांगेंग और वांग्यू जो है थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से कभी शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ बानवा सपना देखी हुई होती है कि रोंगशा पे किसी आदमी ने अटैक कर रखा है। तो बानवा इस सपने को सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे रॉकी आके बानवा को बताती है कि रोंगशा के वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। तो बानवा तुरंत ही चली जाती है वहाँ पे, क्योंकि उसने सपने में यही देखा हुआ होता है कि रोंगशा को किसी ने घायल कर दिया है। बानवा वहाँ जाके रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारे कातिल का पता लगा के ही रहूंगी। बानवा दूजे से कहती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, जिसपे दूजे कहता है कि अंकल सामान लेने गए थे और अचानक से बहुत गंदी तरह से एक कैरेज आ रही थी और वो अंकल को ठोक के चली गई। यानी कि असलियत में डेथ जो है वो रोंगशा की नहीं अंकल की हुई है। और आप लोग समझ जाओ अंकल की डेथ किसने की होगी, और किसी ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर के ही आदमी ने की होगी। अब बानवा थोड़ा रोंगशा को देख के थोड़ी राहत की सांस लेती है और ये सब कुछ रोंगशा भी देख लेता है बानवा को रोते हुए। रोंगशा बानवा को अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तुम मुझसे दूर इसलिए रहना चाहती हो कि ताकि तुम्हारी फैमिली की वजह से मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जब तुम्हारी फैमिली मुसीबत में होगी तो मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगा। जिसके बाद जो है ये दोनों पैचअप कर लेते हैं और इस बीच में जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से बानवा बेहोश हो जाती है। बानवा को कमजोरी की वजह से चक्कर आ चुके थे, जिसके बाद जब बानवा उठती है तो रोंगशा बानवा को जबरदस्ती दवाई पिलाता है और बानवा को फिर घर लेके जाता है, जहाँ पे बानवा के घर वाले जो है रोंगशा से अकेले में बात करते हैं और थोड़ा बहुत तो डराते हैं शादी के लिए, और फिर बाद में जाके परमिशन दे देते हैं कि तुम बानवा से शादी कर सकते हो। बानवा के घर वाले तो मान गए। अब बची बानवा, जिसे रोंगशा रात को बुला के सीधा प्रपोज मार देता है। वहीं पे दूसरी तरफ दूजिया और सॉफ्टी के बीच में भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ रही होती है। तो जब रोंगशा ने बानवा को प्रपोज मारा होता है तो बानवा रोंगशा से कहती है कि अगर बाई चांस मेरी डेथ हो गई तो तुम क्या करोगे, जिसपे रोंगशा कहता है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और मैं हमेशा सिंगल रहूंगा और तुम्हारी फैमिली की केयर करूंगा। जिसपे बानवा कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं किसी और से शादी कर लेती। ये बात सुन के रोंगशा को लगता है कि शायद से बानवा ने सीधा सीधा मना कर दिया है, मतलब प्रपोजल के लिए मना कर दिया, शादी के लिए भी। तो रोंगशा थोड़ा उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद लेकिन बानवा सीधा सीधा शादी के लिए हाँ कह देती है, जिसे सुन के रोंगशा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करूंगा। अगले दिन राजा रोंगशा को बुलाता है और कहता है कि क्या तुमने पता लगाया कि ग्रैंड मदर की हत्या किसने की थी, जिसपे रोंगशा कहता है कि मैं अभी नहीं पता लगा पाया। और वैसे भी रोंगशा कहाँ से पता लगा पाएगा, रोंगशा ने तो खुद ही प्लान बनाया था मारने वाली हत्या का। तो रोंगशा अगर किसी को भी पकड़ भी लेगा ना तो फिर रोंगशा का सारा प्लान खुल जाएगा। रोंगशा बानवा को एक ढाबे में लेके जाता है जाके नूडल्स बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं कि तभी वहाँ पे शीजिन आ जाता है और दोनों को साथ देके थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद रोंगशा शीजिन को बता देता है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और वहाँ से रोंगशा और बानवा चले जाते हैं। लेकिन बेचारा शीजिन जो है इस बात को सुन के काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और घर जाती है अपनी बहन से कह देता है कि तुम्हें रोंगशा को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो किसी और लड़की को लाइक करने लग गया है। लेकिन यहाँ पे शीजिन नहीं बताता है कि रोंगशा और किसी को नहीं, बानवा को ही लाइक करने लग गया है। जिस वजह से फिक्शन जो है प्लान करती है कि उस लड़की का पता लगाना कि जिससे रोंगशा शादी करने वाला है और ये चेक करना कि ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे से भी ज्यादा अच्छी है। अगले दिन फिक्शन अपने दोस्तों के साथ इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है और वहाँ पे फिक्शन ने रोंगशा को भी इन्वाइट करा होता है। यहाँ पे सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जब रोंगशा आएगा तो हम लोग पता करेंगे कि वो किससे शादी करने वाला है, क्योंकि फिक्शन से अच्छी लड़की तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। कि तभी वहाँ पे बानवा आ जाती है, जिसे देख के फिक्शन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद ही नहीं है। कि तभी पीछे से रोंगशा भी आ जाता है और कहता है कि मैं इसे अपने साथ लेके आया हूँ। और जब फिक्शन ये देखती है कि रोंगशा और बानवा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है तो थोड़ा सा फिक्शन कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में रोंगशा बता देता है साफ साफ कि हम दोनों जो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, जिसे सुनते ही फिक्शन भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से दुखी होके जाने लगती है। लेकिन सीधा बानवा साफ साफ मुंह पे कह देती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी गलती है, मुझे रोंगशा लाइक करता है तो बस यही सच है। दूसरी तरफ वांग्यू घर में बैठ के खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ पे अचानक से चोंगचन आ जाता है, जिसे देख के वांग्यू थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि भले ही वांग्यू को खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद हो लेकिन अब आगे चल के तो वांग्यू की शादी जियांग लुओ से होने वाली है और फिर रानी तो कभी खाना बनाती ही नहीं है। लेकिन चोंगजिन इस बार वांग्यू को मना नहीं करता है और कहता है कि ठीक है तुम खाना बना लो, और लेकिन याद रखना ये खाना जो है हम तुम्हारे पति यानी कि जियांग लुओ को देने
जाएंगे। वांग्यू खाना बना के जियांग लुओ के पास लेके चली जाती है, लेकिन जियांग लुओ खाने की तारीफ करने की बजाय उल्टा उस खाने को टच तक नहीं करता है, जिस वजह से घर जाते टाइम वांग्यू डिसाइड करती है कि वो इस खाने को फेंक देगी। लेकिन रास्ते में बांग हिंग ऑलरेडी मौजूद होता है और वो खाने की खुशबू सूंघ के वांग्यू के पास पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि ये कितना ज्यादा टेस्टी खाना है, तुम ये कहाँ से लाई हो। जिसमें वांग्यू झूठ कह देती है कि मैं कहीं से लेके आई हूँ और ये खाना जो है अब कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जिसे सुन के बांग हिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सारा खाना छीनते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं ये सारा खाना खा लेता हूँ, वैसे भी पता नहीं अब मुझे ऐसा टेस्टी खाना कब मिलेगा खाने को। जिसे सुनते ही वांग्यू अंदर ही अंदर ये सोच रही होती है कि चलो मेरे खाना बनाने की किसी इंसान को तो अहमियत पता है। रोंगशा और बानहुआ राजा को भी बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे राजा डिसाइड करते हैं कि इन लोगों की शादी की तारीख तो ढूंढ ली जाएगी, लेकिन उससे पहले जो है जियांग लुओ और वांग्यू की शादी होगी। बानवा और रोंगशा जब घर जा रहे होते हैं तो बानवा फूल बेचने वालों से थोड़े से फूल खरीद लेती है और रोंगशा के चेहरे पे लगा देती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हो। जिसके बाद रोंगशा जो है पूरी फूलों की टोकरी खरीद लेता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद हूँ तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूँ। यहाँ पे बानवा नोटिस करती है कि एक आदमी मुंह ढक के जा रहा होता है और बानवा को ऐसा लग रहा होता है कि वो आदमी पक्का जियांग लुओ है और असलियत में भी वो आदमी जियांग लुओ ही होता है जो कि फिक्शन से मिलने के लिए जा रहा होता है। बानवा जियांग लुओ को देख लेती है और जियांग लुओ के पीछे पीछे जाने लग जाती है। जियांग लुओ और फिक्शन साथ में मिलते हैं। इस बार पता चलता है कि फिक्शन ने ही जियांग लुओ को मिलने के लिए बुलाया होता है और फिक्शन जियांग लुओ से कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। जिसपे जियांग लुओ कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जिसपे फिक्शन कहती है कि क्या तुम बानवा को मार सकते हो। जिसपे जियांग लुओ कहते हैं कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिसपे फिक्शन कहती है कि जो तुम बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे जियांग लुओ कहता है कि ठीक है, मैं बानवा को मारने के लिए तैयार हूँ। ये सब कुछ चोंगजिन देख चुका होता है और अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है ये देख के कि उसकी बहन का हस्बैंड किसी और लड़की को लाइक करता है। वहीं पे दूसरी तरफ थोड़ी देर में वहाँ पे बानवा भी आ जाती है और जियांग लुओ को मारने लग जाती है क्योंकि बानवा को ऐसा लग रहा होता है कि जियांग लुओ ने ही फिक्शन को यहाँ पे मिलने के लिए बुला रखा है। बानवा जियांग लुओ से कहती है कि तुम्हारी वैसे भी शादी होने वाली है और खबरदार अगर तुमने फिक्शन को परेशान करने की कोशिश की। मतलब एक तरफ ये कि बानवा को सभी लोग कितना रूड बिहेवियर वाला कहते हैं, लेकिन फिर भी बानवा फिक्शन की कितनी ज्यादा केयर कर रही है। और वहीं पे दूसरी तरफ फिक्शन को जो सभी लोग भोला समझते हैं और वो बानवा को मारना चाहती है। बानवा रोंगशा से जब मिलने जाती है तो वो देखती है कि रोंगशा के घर में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, जिसे देख के बानवा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास ये सारी बुक्स क्या कर रही है। जिसपे दूजिया बताता है कि ये सारी बुक्स जो है रोंगशा की मॉम की है, जो कि हर चीज में एक्सपर्ट रहा करती थी, जिस वजह से रोंगशा की मॉम डैड को बेस्ट कपल माना जाता था। जिसके बाद बानवा भी डिसाइड करती है कि वो सब कुछ सीखेगी और साथ ही साथ बेस्ट कपल का अवार्ड जीत के रहेगी। बानवा शुरू हो जाती है सब कुछ सीखने के लिए, जहाँ पे रोंगशा बानवा को मना भी करता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ हार्ड लगता है तो तुम्हें ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बानवा लगी रहती है, लेकिन बानवा से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा होता है। जिसके बाद जब रोंगशा बानवा से कहते हैं कि तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगी, इन सब चीज में फिक्शन सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। जिसे सुन के बानवा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बानवा पिछली बार किसी और औरत की तारीफ सुन के गुस्सा हो गई थी, जिस वजह से रोंगशा अब बानवा की तारीफ करने लग जाता है, जिस वजह से बानवा भी अब सर में चढ़ जाती है और वो पूरे दिन जो है इंस्ट्रूमेंट बजाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे बानवा के मॉम डैड बानवा को सब कुछ बता देते हैं कि तुम अच्छे से बजा नहीं पा रही हो तो तुम प्लीज मत बजाओ। जिसके बाद बानवा दोबारा से रोंगशा से गुस्सा हो जाती है। अब 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बानवा थोड़ी सी उदास हो रखी होती है, ये सोच के कि रोंगशा आजकल मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कि तभी वहाँ पे सॉफ्टी आके बानवा को बताती है कि हमने सुना है कि बांग हिंग और रोंगशा ब्रॉटल जा रखे हैं और ब्रॉटल में तो लड़कियां होती है, यानी कि अगर रोंगशा लड़की को देखेगा तो बानवा कैसे बर्दाश्त कर सकती है ये बात। तो तुरंत ही वहाँ पे बानवा ब्रॉटल में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बांग हिंग मौजूद होता है, रोंगशा मौजूद नहीं होता है। एक्चुअली में तो रोंगशा तीर चलाने के लिए गया हुआ होता है और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन रोंगशा बिल्कुल ही कमजोर होता है इन सब चीज में। तभी वहाँ पे बानवा पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने तो सुना था तुम ब्रॉटल गए हो। जिसपे रोंगशा कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की को नहीं देख सकता हूँ और मैं यहाँ पे ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि अगर बाई चांस आगे चल के हमारे सामने मुसीबत आए तो हम लोग जो है साथ में मेहनत करें, यानी कि साथ में उनका डट के सामना करें। जिसके बाद बानवा लग जाती है रोंगशा को सब कुछ सिखाने के लिए। दूसरी तरफ बांग हिंग खाना खाने के लिए गया हुआ होता है होटल में, जहाँ पे ऑलरेडी वांग्यू मौजूद होती है और यहाँ पे बांग हिंग जब पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे वांग्यू कहती है कि वैसे भी कल मेरी शादी होने वाली है और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं आ सकती हूँ, जिस वजह से मैं अभी ये सब कुछ खा रही हूँ। और यहाँ पे बांग हिंग भी थोड़ा सा उदास होता है ये सोच के कि वांग्यू की शादी होने वाली है। फाइनली वांग्यू की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पे आराम से इन
लोगों की शादी हो जाती है और खाना खाने के टाइम पे रानी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फिक्शन की शादी भी क्विलिन से हो जाए, क्योंकि रानी को ऑलरेडी पता होता है कि जियांग लुओ जो है फिक्शन को लाइक करता है और अगर बाई चांस फिक्शन ऐसी कुंवारी रहेगी तो कभी भी जियांग लुओ अपनी पत्नी को छोड़ के फिक्शन के पास जा सकता है। लेकिन फिक्शन कुछ बोल पाते कि उससे पहले ही क्विलिन कह देता है कि मैं वैसे भी अंधा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ फिक्शन से शादी करना। बाहर जाके फिक्शन बानवा पे चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम ही नहीं रानी को भड़काया होगा ताकि वो मेरी शादी क्विलिन से करा दे। जिसपे बानवा कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी शादी हो या ना हो, वैसे भी मेरे को जो चाहिए था वो मेरे पास ही है। रात को जब जियांग लुओ घर पहुंचता है ड्रिंक करके तो तब तक वांग यू को जियांग लुओ और फिक्शन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका होता है, क्योंकि वांग यू को एक पेंटिंग मिल जाती है जिसमें जियांग लुओ ने फिक्शन को बना रखा होता है। जिसके बाद वांग यू कहने लग जाती है कि मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन जियांग लुओ उल्टा वांग यू पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामान को छूने की। राजा दोबारा से रोंगशे से पूछता है कि क्या तुमने छानबीन करी, जिसपे रोंगशे कहता है कि मुझे अभी भी वो आदमी नहीं मिला है, मुझे लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी गैंग इन सब चीज के पीछे छुपी हुई है और वो बहुत ही जल्द हम पे अटैक कर सकती है। यानी कि रोंगशे यहाँ पे हिंट दे के गया है राजा को कि आपकी जान को बहुत ही जल्द खतरा होने वाला है। रोंगशे और बानवा घर की तरफ जब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी जो है ऊपर की तरफ राजा के महल में जा रहे होते हैं। ये सब कुछ देख के सिपाही जो है उन लोगों को मारने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि ये राजा की सड़क है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसमें चलने की। लेकिन वहाँ पे रोंगशे और बानवा ऑलरेडी मौजूद है जो कि सिपाहियों पे ही चिल्ला देते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी और पोता मौजूद होता है और उन बूढ़ी लेडी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी होती है, जिस वजह से रोंगशे और बानवा उन दोनों को लेके डॉक्टर के पास लेके जा रही होते हैं। लेकिन रास्ते में ही वो बूढ़ी लेडी अपना दम तोड़ देती है और जाने से पहले ये कहती है कि मेरे पोते का ध्यान रखना। बानवा उन बूढ़ी लेडी की कही हुई बात का मान रखती है और उस बच्चे को अपने घर लेके जाके काफी ज्यादा खाना देती है। बानवा रोंगशे से मिलती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार में पैदा हुई हूँ, जिस वजह से मैं चाहूँ तो उन लोगों को खाना भी खिला सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे कितनी सारी जगहें होंगी जहाँ पे लोग खाने के मारे मरते होंगे। ये बात फैल जाती है कि लोग खाना ना मिल पाने की वजह से काफी ज्यादा टेंशन में है और इसी बात को सुनते हुए प्राइम मिनिस्टर भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि राजा जो है प्राइम मिनिस्टर को काफी ज्यादा अनाज देते हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर गरीब लोगों में वो अनाज बांट सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस अनाज में घपला कर देता है और थोड़ा सा ही अनाज गरीबों को फ्री में देता है और बाकी अनाज जो है बड़े बड़े लोगों को पैसों में बेच देता है। बानवा अगले दिन से सभी लोगों को सूप बेचने लग जाती है, वो भी फ्री में, जिस वजह से सभी लोग बानवा की तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए फिक्शन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जलने लग जाती है। जिसके बाद फिक्शन जो है वहीं पे बैठ के इंस्ट्रूमेंट बजाने लग जाती है, ये सोच के कि सभी लोग मेरी धुन की आवाज सुन के काफी ज्यादा मेरी तारीफ करने लग जाएंगे। लेकिन उन लोगों को, भूखे लोगों को तो खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को क्या करना, उनके सामने कोई सा भी गाना बजे। जब फिक्शन का इंस्ट्रूमेंट वाला प्लान काम नहीं करता है तो फिक्शन सभी लोगों को फ्री में चिकन बांटने लग जाती है, जिसे देखते हुए सभी लोग जो है फिक्शन के पास जाने लग जाते हैं और उसी की तारीफ करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखते हुए बानवा थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो चिकन जब लोगों को बांट रही है तो एक दिन जब अगर चिकन बाई चांस खत्म हो गए या फिर अगर फिक्शन उन लोगों को चिकन ना दे पाई तो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे रोंगशे आ जाता है और बानवा से कहता है कि तुम्हें इनसे लड़ना नहीं चाहिए और रोंगशे कहने लग जाते फिक्शन से कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। राजा को जब ये बात पता चलती है कि फिक्शन सभी लोगों को फ्री में चिकन बांट रही है तो राजा जो है काफी खुश हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि आज के बाद आपकी ही जिम्मेदारी है सभी गरीब लोगों को खाना देना। और साथ ही साथ राजा रोंगशे से कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारी भी पोजीशन अपग्रेड हो गई है, रोंगशे अब जो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालेंगे। यानी कि रोंगशे के लिए ऑब्वियसली फायदा हो गया है, अगर रोंगशे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालेंगे तो रोंगशे को सब कुछ पता चल जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ही इतना सारा घपला कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर अब काफी ज्यादा डर जाता है और अपने आदमी से कहता है कि उस आदमी का पता लगाओ जिसको हमारे काले चिट्टे के बारे में पता है। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर का आदमी कहता है कि जिस आदमी को ये सब कुछ पता था वो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन उसने जाने से पहले अपने खून से जो है एक लेटर लिख रखा है हमारे काले चिट्टे के बारे में। अगर बाई चांस वो किसी को भी पता चल गया तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। और यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि बानवा ने जिस बच्चे को अपने घर में रख रखा है उसी के ही मॉम डैड ने आत्महत्या करी थी और साथ ही साथ अपने खून से लेटर लिख के गए हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। और बानवा और रोंगशे को जब ये बात पता चलती है कि उसी बच्चे को सब कुछ पता होगा तो वो लोग उससे पूछने की भी कोशिश करते हैं लेटर के बारे में, लेकिन उस छोटे से बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, जिस वजह से रोंगशे डिसाइड करता है कि वो आगे चल के अब इस बच्चे से और क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
बानवा इस बार दोबारा से एक सपना देखती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके डैड के ऊपर किसी ने हमला कर रखा है। वहीं पे दूसरी तरफ राजा जो है बानवा के फादर से कहता है कि क्या तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनोगे, जिसपे बानवा के फादर तो उस टाइम पे मना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही राजा अब क्विलिन के फादर से इस पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो बानवा के फादर कहने लग जाते हैं कि शायद से मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को बन जाना चाहिए। जिसके बाद दोनों में ही आपस में लड़ाई हो जाती है कि मेरे को बनना चाहिए, मेरे को बनना चाहिए। जिसके बाद राजा डिसाइड करता है कि वो थोड़ा बहुत सोच के ही बताएगा। जियांग लो चोंगजिन से मिलने जाता है जहाँ पे ये दोनों ये प्लान बना रहे होते हैं कि बान फैमिली को ये लोग किस तरह से खत्म करे, वो भी नए तरीके से, यानी कि इनकी जगह कोई और आदमी भी फंस जाए और साथ ही साथ इन पे कोई शक ना कर पाए। बानवा के फादर जब घर पहुंचते हैं तो सभी लोग बानवा के फादर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और सब कुछ बता देते हैं सपने के बारे में उनको, और ये कहते हैं कि जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती है तो तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। पर बानवा के फादर थोड़ी बहुत चाल चल के घर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना था, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बानवा के फादर को जो है बाकी लोगों के सामने ये शो करना था कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, यानी कि मैं आप लोगों के लिए सही इंसान हूँ। बानवा को जब ये बात पता चलती है कि उसके फादर भाग चुके हैं तो बानवा अपने फादर को ढूंढने लग जाती है और अचानक से बानवा के सामने वो सारे इंसिडेंट होने लग जाते हैं जो कि बानवा ने अपने सपने में देखा था, और अचानक से बानवा को अपने फादर दिख जाते हैं और तभी अचानक से ऊपर से जो है बानवा के फादर के ऊपर कोई गमला फेंक देता है। लेकिन उस टाइम पे तो बानवा अपने फादर को बचा लेती है, लेकिन उसी टाइम पे बानवा के फादर के पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और अचानक से उनकी सर पे चोट लग जाती है सीढ़ियों की वजह से। बानवा तुरंत ही उस बिल्डिंग में जाके उस आदमी को पकड़ लेती है जिसने उसके फादर के ऊपर हमला करा था, लेकिन वो आदमी नहीं बता रहा होता है कि उस आदमी को किसने भेज रखा होता है। जिसके बाद रोंगशा अपने थोड़ा दिमाग का यूज करता है और कहता है कि वैसे भी बानवा को तो पता ही है किस आदमी ने तुम्हें भेजा है, अगर बानवा को ये बात नहीं पता होती तो वो अपने फादर को कैसे बचाने आती। बानवा को वो आदमी कहता है कि मुझे यहाँ पे फिक्शन ने भेज रखा है, जिसे सुन के बानवा को थोड़ा बहुत तो यकीन नहीं हो रहा होता है। जिसपे वो आदमी कहता है कि तुम मेरी जेब में चेक कर सकती हो, मेरी जेब में एक मोती पड़ा हुआ है जो कि मुझे फिक्शन ने दिया था, और वो मोती जो है सिर्फ और सिर्फ फिक्शन के पास ही मौजूद है, वो मोती मुझे फिक्शन ने इस काम को करने के लिए दिया था। बानवा इन सब चीज की तहकीकात करने के लिए शॉप में चली जाती है और मोती के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पे वो आदमी बताता है कि हमारे पास सिर्फ 4 ही 4 मोती थी और 2 मोतियां तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और 2 मोतियां जो है फिक्शन ने खरीद ली थी। जिसके बाद बानवा को पूरा यकीन हो जाता है कि फिक्शन ने ही मेरे फादर पर हमला करा है। बानवा फिक्शन के घर में जाके चिल्लाने लग जाती है और बानवा की आवाज सुन के प्राइम मिनिस्टर डर जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं बानवा को हमारे काले चिट्टे के बारे में पता ना चल गया हो। लेकिन बानवा तो वहाँ पे फिक्शन को सजा सुनाने के लिए आ रखी होती है, और जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है फिक्शन को बिना हमारी मंजूरी के यहाँ से लेके जाने की। कि तभी वहाँ पे रोंगशा भी आ जाता है, वो भी एक साइन बोर्ड लेके जिसमें रूल लिखा हुआ होता है कि राजा की तरफ से मुझे भेजा गया है, और राजा की तरफ से भेजा गया है तो प्राइम मिनिस्टर भी अब रोंगशा को फिक्शन को लेके जाने के लिए मना नहीं कर सकता है। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म होता है, अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। और सॉरी थोड़ी वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैंने इससे साल 12th पास किया है, यानी कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम और कॉलेज के ढूंढना भी है साथ ही साथ, और दिल्ली में तो इतनी इजीली कॉलेज मिलता नहीं है, जिस वजह से मैं उसी में प्रिपरेशन में लगी रहती हूँ। और जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो एक पार्ट में मैं कम से कम 4 एपिसोड्स तो डालती हूँ, और एक एपिसोड जो है मेरा 40 या 45 मिनट्स का होता है। तो आप लोग कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि मेरे को वीडियो देखने में ही कितना टाइम लग जाता है, और एक ही दिन में वीडियो देखो और फिर साथ ही साथ उस दिन अपलोड करो और एक्सप्लेन करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और भले ही मैं वीडियो को 2x की स्पीड में भी देख लूँगी तो फिर भी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मैं 2x की स्पीड में देखने लगूंगी तो मेरे को वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, जिस वजह से बार बार पॉज करके तो देखना ही पड़ता है। तो इसीलिए उसके लिए सॉरी कि मैं वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।